मनुष्य के जीवन में संयोग की बड़ी भूमिका रहती है। आज की कहानी को धीरज पूर्वक अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में एक चौंकाने वाला जबरदस्त संयोग है जिसने बाजी पलट के रख दी। कहानी का नाम है थोड़ी सी हल्दी। नमस्ते, हेलो, हाय, आदाब, अर्ज़ है, सत श्री अकाल। आपका हमारे इस नो सास नो बहू चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। तो चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं। कमला, जरा मेरी कल की शॉपिंग का बैग तो ले आना, विद्या जी ने अपनी काम वाली को आवाज़ लगाई। अंदर के कमरे में झाड़ू लगाती हुई कमला ने झाड़ू को एक तरफ रखकर एक बड़ा सारा बैग हम दोनों के सामने लाके रख दिया। विद्या जी जब भी शॉपिंग करने जाती थीं तो दूसरे दिन अपनी पड़ोसन यानी कि मुझे ज़रूर बुलाती। फिर हम दोनों उनके बरामदे में बैठ के सारी शॉपिंग देखते, अपनी आंखें तृप्त करते, दाम की चर्चा करते। इस बहाने विद्या जी अपनी करी हुई शॉपिंग के मज़े दो दो बार लेती। मेरी पड़ोसन विद्या जी बहुत सारी अन्य महिलाओं की तरह शॉपिंग का ज़बरदस्त शौक़ रखती थीं। वे अक्सर ही अपनी कार लेकर निकल जाती थीं। बड़ी दुकानों में तो वो जाती ही थीं, पर उनका सारा ध्यान कुटीर उद्योग के खूबसूरत सामानों पर रहता था। वैसे ये सच भी है कि हाथ से बनाए गए सामान की बात ही कुछ अलग होती है। फिर चाहे वो हाथों द्वारा कपड़ों पर करी गई कलाकारी हो या हथौड़े, छैनी, आरी की सहायता से बनाया गया कोई घर की सजावट का सामान हो। थोड़े दिन पहले ही वो मुझको लेके कुम्हारों के मोहल्ले में गई थी और अपनी डिज़ाइन देके घंटों सामने बैठकर अपने पसंद के गमले, पात्र आदि बनवाए थे। कुम्हार टोली के लोग उनकी कार आते देखकर ही खुश हो जाते थे, क्योंकि वो जी भर के खरीदारी करती और मुंह मांगा दाम देती। विद्या जी का ये मानना था कि इन मेहनतकश लोगों से हम लोगों को मोलभाव नहीं करना चाहिए। आखिर इन रिक्शे वालों, सब्जी वालों, मेहनती इंसानों से हम लोग मोल भाव करके 4-8 रुपए की ही तो बचत कर पाते हैं। पर जब हम बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, बल्कि वहाँ पूरा का पूरा दाम चुकाने में अपनी शान समझते हैं। ये कैसी मानसिकता हुई? विद्या जी के इन विचारों से मैं पूरी तरह सहमत थी। विचारों का मिलना ही गहरी दोस्ती का आधार होता है। विद्या जी दिल और दिमाग दोनों की बड़ी धनी थी। जिस तरह से उन्होंने अपना घर रखा था, उसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। घर का एक एक कमरा, बल्कि कहें कि एक एक कोना अपनी सज्जा के वैभव से चमकता रहता था। हर जगह विद्या जी की कुशलता की छाप दिखती थी। पुराने से पुराने कुशन कवर और मेजपोश अपनी चमक के साथ बिछाए जाते। हाथ की बनाई क्रोशिया की लेस और सुंदर हाथ की कढ़ाई हर आंख को आनंद देती थी। पर्दे, सोफे, कलात्मक फर्नीचर, पीतल के चमकते सजावटी सामान, विभिन्न आकारों के लैंप, इंडोर पौधे, इन सब पर विद्या जी का व्यक्तित्व और स्टाइल झलकता था। इतने बड़े बंगले की साजो संभाल में कमला पूरी तरह अपनी मेम साहब की मदद करती थी। विद्या जी पूरी तरह से कमला पे निर्भर थीं अपने घर के कामों के लिए। कमला उनके आउट हाउस में रहती थी। कमला की 3 बेटियां थीं, जमुना, सुमन और विनती। तीनों स्कूल जाती थीं। तीनों की पढ़ाई का खर्चा विद्या जी उठाती थीं। विद्या जी ने कमला के परिवार को एक तरह से गोद ही ले रखा था, क्योंकि कमला का पति रिक्शा चलाता था और अपनी आय वो दारू में लगा देता था। बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, पर वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। हार कर कमला ने कुछ कहना ही छोड़ दिया था। सुबह के समय कमला की जब तीनों बेटियां तैयार होकर स्कूल जाती थीं तो बेहद खूबसूरत नज़ारा होता था। नीली स्कर्ट, सफ़ेद ब्लाउज, सिर पर माँ 2-2 चोटियाँ गूंथ कर उन पे लाल लाल रिबन लगा देती थी। काले जूते, सफ़ेद मोजे और स्कूल का बैग लेकर अपने पिता के रिक्शे पे तीनों बैठती थीं तो कमला भाव विफोर होकर उनको स्कूल जाते देखती थी। अब कम से कम इतना तो उसका निकम्मा पति कर ही देता था कि बच्चों को रिक्शे पर बैठा के स्कूल छोड़ देता था। कमला ने मुझे भी कहा था कि उसकी जमुना वकील बनेगी, सुमन डॉक्टर और विनती टीचर। दोपहर को पेड़ के नीचे बैठकर तीनों दिल लगाकर पढ़ाई कर रही होती थीं तो देखकर पूरा यकीन हो जाता था कि कमला का सपना एक दिन सच होकर ही रहेगा। कमला, मम्मी जी और डैडी जी को शाम की चाय दे दी ना? विद्या जी ने अपने लॉन में बैठकर मज़े से फेमिना पढ़ते पढ़ते अचानक कमला को आवाज़ लगाई। जी दे दी। डैडी जी अपने कमरे में बैठ के टीवी देख रहे हैं और मम्मी जी पीछे वाले लॉन में बैठ के किताब पढ़ रही हैं, कमला ने रिपोर्टिंग करी। अरे वो भी मेरे मैगजीन कलेक्शन से ही पढ़ रही होंगी कुछ, मेरी तरह, विद्या जी ने चाय का घूंट लेते हुए सोचा। विद्या जी के पास सालों साल से सहेजा हुआ ज़बरदस्त मैगजीन्स का कलेक्शन था। इंडिया टुडे, फेमिना, रीडर्स डाइजेस्ट,
इन सभी मैगजीन्स को डेट ऑर्डर में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने ड्राइंग रूम में सजा रखा था। विद्या जी मायके और ससुराल दोनों की ओर से ही खानदानी रईस थीं। घर के सभी बच्चे देश के सबसे महंगे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाए जाते थे। इसी परंपरा को निभाते हुए उनके भी दोनों बच्चे बाहर ही पढ़ रहे थे। पैसों की कमी कोई ना थी। नौकरी की तनख्वाह से कई गुना तो पुश्तैनी मकानों का किराया आ जाता था। विद्या जी के सास ससुर विद्या जी के पास ही रहना पसंद करते थे। इसके दो बड़े कारण थे। एक तो विद्या जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। दूसरा, कमला सारा दिन दौड़ दौड़ के उनकी अजीबोगरीब फरमाइशें पूरी करती रहती थी। जैसे कभी कभी डैडी जी कहते थे कि मेरे पैर की सिकाई के लिए गर्म पानी लाओ, उसमें थोड़ी बर्फ भी डाल देना। मम्मी जी कहती थीं, मेरी सूती साड़ी पे स्टार्च लगाओ, पर स्टार्च सिर्फ नीचे की तरफ लगाना, पल्ले पर नहीं। असल में मम्मी जी उस समय की एमए पास थीं जब देश में कुछ ही लड़कियां उतनी उच्च शिक्षा पाती थीं, और मम्मी जी एक बड़े सरकारी पद से रिटायर हुई थीं। विद्या जी के पति, जिन्हें हम सहूलियत के लिए विद्यापति के नाम से जानेंगे, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। एक अत्यंत सीनियर सरकारी अधिकारी को कैसे रहना चाहिए, इस बात का वो दफ्तर में ही नहीं बल्कि घर में भी पूरा ख्याल रखते थे। रविवार यानी संडे को सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर उनको गोल्फ खेलना बहुत ज़रूरी था। रोज शाम को अपना कुत्ता घुमाने जाना है। वैसे तो उनका कुत्ता सारा दिन अपनी बिरादरी वालों के साथ नैन मटक्का करता फिरता था, दूसरे शब्दों में आवारागर्दी करता फिरता था। पर शाम को साहब आते, कमला साहब को ट्रे सजाकर चाय देती, फिर कुत्ते जनाब के गले में पट्टा लगाकर चेन लगाकर साहब को थमा देती। साहब घड़ी देखकर आधा घंटा कुत्ते को घुमाते। कुत्ते के यार दोस्त जब कुत्ते को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर साथ आते, तो विद्यापति अपनी पेरिस से लाई हुई छड़ी से उन नाजायज कुत्तों को भगाते। अगर ये कुत्ता जाति हंस सकती, तो ये अभी उनके ठहाका लगाकर हंसते हंसते पेट पकड़ लेने का समय होता। कुत्ता घुमाने के बाद विद्यापति क्लब जाते। वहाँ ताश में ब्रिज की बाजी जमती। उनकी एक अतिरिक्त खासियत ये थी कि वे भृत्य वर्ग से भी इंग्लिश में ही बात करते थे। अब इन लोगों को बड़ी परेशानी होती थी कि साहब क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो लोग या तो विद्या जी को दुभाषिया बनाते या अपनी मर्जी से जो भी समझ में आया काम करके छुट्टी करते। विद्यापति पीने के साथ साथ संगीत सुनने के भी बहुत शौकीन थे, पर इसमें भी उन्होंने कुछ नियम बना रखे थे, रूल्स। जैसे विस्की पीते समय वो फ्रैंक सिनाट्रा को सुनते, रम पीते समय जगजीत सिंह की गज़लें सुनते, और बियर की चुस्की वे रफ़ी जनाब के गानों के साथ लेते। अब जाहिर है कि बंगले के अंदर से आती संगीत लहरी से हम जैसे पड़ोसी एकदम ठीक ठाक बता सकते थे कि आज कौन सी बोतल खुली है। एक दिन दोपहर में जब मैं विद्या जी के साथ बैठी हुई बहुत देर से बतिया रही थी, तो अचानक कमला पेन, राइटिंग पैड और लिफाफा लेके प्रकट हो गई। बोली, मेम साहब, आपको पता है ना कि आपने कितने दिन से रिया बेबी और रंजन बाबा को चिट्ठी नहीं लिखी है? पूरे 20 दिन हो गए हैं। वो लोग चिट्ठी नहीं आने से परेशान होते होंगे। चलिए पहले चिट्ठी लिख लीजिए, मैं पोस्ट बॉक्स में जाकर डाल देती हूँ। उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। ये सुनकर तो मैं कमला की स्वामी भक्ति की जबरदस्त कायल हो गई। आज तो विद्या जी के घर का माहौल कुछ बदला बदला सा था। विद्या जी और कमला दोनों व्यस्त नजर आ रही थीं। कारण, विद्या जी की बहन पूजा दिल्ली से तशरीफ़ लाई थी। पूजा उन दिनों मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर काम करती थी। उसका पहनावा एकदम मॉडर्न था, आवाज़ ज़बरदस्त। कुल मिलाकर पूजा सामने वाले को ये एहसास दिला ही देती थी कि वो एक शख्सियत है, एक स्टाइल रखती है, एक पर्सनालिटी है। हेलो जी, हाउ आर यू? पूजा ने बाहर बरामदे में मुझे बैठकर देखा और मूढ़ा खिसकाकर साथ में बैठ गई। हाथ में मोटा सा इंग्लिश का नॉवल था। अरे पूजा, आते ही बुक पढ़ने बैठ गई? अब की बार तो बहुत दिनों बाद आई तुम, मैंने बड़ी कोमलता से बोला। अरे दीदू ने आपको नहीं बताया कि मैं फॉरेन टूर पे थी? इतनी सारी मीटिंग, इतना सारा ट्रैवलिंग के बाद ये सोचा कि दीदू के घर जाकर थोड़ा आराम किया जाए। यहाँ कमला मेरा पूरा ख्याल रखेगी। ये सुनकर विद्या जी तुरंत बोल उठी, क्यों रे पूजा, कमला ही क्यों, मैं भी तो तुम्हारा पूरा ख्याल रखती हूँ। अरे श्योर, पर कमला की बात ही कुछ और है। दिल्ली में मेरे इतने सारे सर्वेंट्स हैं, पर ऐसा कोई नहीं है, कोई भी इतना काम अच्छे से नहीं करता है। मेरा ब्लड प्रेशर हाई करते रहते हैं। पूजा कंधे पर पड़े टॉवल से सिर को पोंछते हुए बोली।
तभी कमला जी चाय का ट्रे लेकर हाजिर हो गईं। ये लीजिए दीदी जी, आपकी दालचीनी वाली चाय, आपके पसंद के बिस्किट मैंने कल ही मंगवा लिए थे, और ये रहा आपकी पसंद का नाश्ता, लैया चना, और ये रही आप दोनों की सादी चाय। सबको चाय पकड़ाकर कमला ने ट्रे और एक तरफ रखी और पूजा के बाल तौलिए से हल्के हल्के रगड़कर सुखाने लगी। हालांकि इतने छोटे छोटे और कम बालों में सुखाने जैसा कुछ था नहीं। एक बात पूछें दीदी जी, आप जब भी आती हैं तो मोटी मोटी किताबें साथ लाती हैं और पढ़ती रहती हैं। मेरे बच्चे बोल रहे थे कि अम्मा, ये दिल्ली वाली दीदी जी कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती हैं। अरे कमला, लिखने वाले ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इतनी मेहनत से किताब लिखी है कि अपना भी फर्ज बनता है कि हम भी पढ़ें। पूजा बड़ी खुशी से बोली। अगर मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया होता ना, तो मैं भी आपकी तरह शादी नहीं करती, बड़ी सी नौकरी करती और आज़ादी से रहती। कमला ने अपने दिल की बात का उजागर किया और किचन की ओर चल दी। पूजा इस समय ज़बरदस्त रिलैक्सेशन फील कर रही थी, और फिर कमला उनका ईगो भी थोड़ा सा बूस्ट करके चली गई थी। तो वो अपने मन की बात बोल उठी। मैं तो चाहती हूँ कि कमला को अपने साथ दिल्ली ले जाऊँ, वो मेरे पास रहेगी तो मुझे बहुत आराम हो जाएगा। उसने अपनी अंदर की इच्छा जताई। क्यों पूजा, तेरे को मेरी मौज मस्ती नहीं दिख रही है? तू अगर कमला को हाईजैक कर लेगी तो मेरी कितनी परेशानी हो जाएगी। आए दिन तो जैसे मेहमान, सास ससुर की देखभाल, बाप रे, मेरे से क्या क्या होगा। मैंने इतनी मेहनत करके इसको ट्रेनिंग देकर लायक बनाया है ताकि ये मेरा काम कर सके, वरना ये जाहिल गंवार ये क्या जाने कि बड़े लोगों के यहाँ कैसे रहना होता है। विद्या जी थोड़ा चिढ़ कर बोली। अरे नहीं दीदू, मैं तो मजाक कर रही थी। ये कह के पूजा ने किताबों में अपनी निगाहें जमा दी। तभी कमला वहाँ फिर से आकर पूजा से पूछने लगी, दीदी आप आज लंच में क्या खाना पसंद करेंगी? आपकी पसंद के पालक चने की दाल और भरवा भिंडी तो मैं बना रही हूँ, और भी कुछ खाने का मन है तो बताइए। मैंने तुम्हारे हाथ की लौकी का कोफ्ता बहुत दिन से नहीं खाया है, हो सके तो बना दो। पूजा गद गद होकर बोली। ज़रूर बना देती, पर लौकी तो अभी फ्रिज में है ही नहीं, कमला ने मजबूरी सी दिखाई। कोई बात नहीं, माली को बाजार भेजकर अभी मंगवाओ, मेरी ड्रेसिंग टेबल की दराज में पैसे रखे हैं, जाओ ले आओ। विद्या जी ने तपाक से बात जमाई। कमला पैसे लेने के लिए अंदर गई तो विद्या जी ने कमला को वापस बुलाया और बोला, कमला, मुझे अभी अभी याद आया कि कल जमुना का जन्मदिन है, इसके लिए केक भी तो बनाना पड़ेगा। ऐसा करो कि जब माली जा ही रहा है तो उसे थोड़े और पैसे दे दो और अंडे, मैदा, मक्खन भी मंगवा लो। केक खाकर तुम्हारे बच्चे खुश हो जाएंगे। ऐसा कह के विद्या जी ने पूजा की तरफ कुछ ऐसे निगाहों से देखा कि मानो वो कहना चाह रही हों कि अरे तुम क्या ले जाओगी कमला को दिल्ली? कमला ये घर छोड़ के कभी ना जाएगी। कौन सी ऐसी मालकिन होगी जो नौकर के बच्चे का भी जन्मदिन मनाती होगी? हर हाल में जीत मेरी ही होगी। पूजा 3-4 दिन आराम करने के बाद दिल्ली वापस चली गई। मम्मी जी और डैडी जी भी अपने घर वापस लौट चले। विद्या जी का रूटीन वापस आ गया। अब वो थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी क्योंकि घर में कोई मेहमान नहीं थे, और वो जब जी चाहे मैगजीन पढ़ रही थी, जब जी चाहे शॉपिंग जा रही थी, और जो मन में आए खाना बनवाकर खा रही थी। घर की इंटीरियर डेकोरेशन पे उन्होंने एक बार फिर से ध्यान देना शुरू किया और अपनी हॉबीज़ और सोशल लाइफ को एक बार फिर एंजॉय करना शुरू किया। राखी का त्यौहार आया तो विद्या जी अपने भाई से मिलने के लिए दिल्ली गईं। वहाँ उन्होंने कुछ दिन बड़े ही आनंद में गुजारे। हालांकि वो कमला को काफ़ी मिस कर रही थी क्योंकि वहाँ दिल्ली में उनको अपनी चाय खुद बनानी पड़ती थी। उनको बस 2 लोगों के हाथ की चाय पसंद आती थी, एक अपनी और एक कमला की। रक्षाबंधन का दिन आया और उस त्यौहार के उपलक्ष्य में उनके भाई ने उनको 500 रुपये का एक कड़कता नोट दिया। विद्या जी ने पहले तो मना किया, फिर धीरे से नोट अपने पर्स में रख लिया। अगले दिन उनकी ट्रेन थी और वो वापस घर की ओर निकल रही थीं। 8 घंटे की रेल यात्रा कर कर विद्या जी पूरी तरह थक गई थीं। कमला ने तुरंत कार से उनका सामान उतारा, बड़ा सारा हैंडबैग पलंग पे पटक दिया। साड़ी उतार कर गाउन पहन के विद्या जी तुरंत स्नान आदि करने बाथरूम में घुस गईं। स्नान से निपट कर जब बाहर निकली तो बरामदे में ट्रे में सजी गरम गरम चाय उनका इंतजार कर रही थी। चाय पीकर वो तुरंत मेरे घर आ गईं। आखिर दिल्ली की शॉपिंग के बारे में भी तो बातें करनी थी। सबसे ज़्यादा शिकायत सरला जी को अपने पति से रहती थी। ये न जाने कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं। फ़ोन पे अपने मित्रों से देर तक बात करेंगे कि इंटरनेशनल स्तर पे दुनिया में क्या हो रहा है, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, फुटबॉल, राजनेताओं का सही या गलत पॉलिसी आदि आदि। पर घर में क्या हो रहा है, शॉपिंग क्या हो रही है, उसमें उनको कोई रुचि कभी भी नहीं रही।
दिल्ली से वापस आने के लगभग 1 हफ्ते बाद अचानक विद्या जी मेरे घर में आई। बोली, सब काम छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ, बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मैंने सोचा कि शायद सास से कुछ कहा सुनी हो गई हो। नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरी बात सुनो। कुर्सी खींचते हुए वो बोली, मेरे हैंडबैग से 500 रुपये का नोट गायब है, जो मेरे भाई ने मेरे को स्टेशन पे दिया था। मुझे अच्छे से याद है। मेरे बैग में बाकी नोट 100, 50, 10-10 के ही थे। वैसे उन दिनों 500 का नोट ज़्यादा सर्कुलेशन में था नहीं। आपका किस पे शक है? मैं भी आश्चर्यचकित थी। कमला पर। कमला पर? अब मेरे जोर से चौंकने की बारी थी। वो क्यों? मेरा बैग बाहर ही पड़ा था। मौका देखते ही कमला ने पार कर लिया। चालाकी ये की कि एक दो नोट ही निकाले ताकि मेरे को शक ना हो, पर उसको नहीं पता था कि मुझे अच्छे से पता है कि वो भाई का दिया इकलौता नोट था मेरे बैग में। विद्या जी गुस्से में बोली, आप अपने पति से भी पूछ के देखिए, शायद उन्होंने। मैंने कहने की कोशिश करी। ना ना ना, नहीं, वो मेरा सामान कभी नहीं छूते हैं। उनको तो सारे पैसे मैं ही देती हूँ। विद्या जी ने मुझे टोका। आपको कब पता चला? मैंने सीआईडी की भूमिका निभाने की कोशिश करी। अभी अभी। कश्मीरी शॉल वाला अपना गट्ठर लेकर मुझे दिखाने आया था। एक शॉल मुझे पसंद आया, बहुत ही प्यारा शॉल था। क्रीम शेड का नरम सा कपड़ा, बॉर्डर बारीकी से कढ़ा हुआ, टर्क्वाइज शनील रंग की बूटियां बनी हुई थी। हाय, मेरे से तो वो शॉल किसी भी कीमत पे छोड़ा ही नहीं जा रहा था। विद्या जी शॉल की सुंदरता का सुंदर बखान करने में जुट गईं और मैं सोचने लगी कि कमला को बेनिफिट ऑफ द डाउट जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये महिला तो कभी भी कहीं भी खर्चा करने में उस्ताद है। ज़रूर विद्या जी ही कहीं नोट खर्च करके भूल गई होंगी। मुझे ये भी मालूम था कि कमला के बगैर इन लोगों को बड़ी ही परेशानी हो जाएगी और कमला के परिवार को भी यहाँ जाने से बहुत दिक्कत होगी। अतः मैं किसी भी तरह से कमला को शक का लाभ दिलाने में जुट गई। थोड़े दिन सब कुछ शांतिपूर्वक ठीक ठाक चलता रहा। मुझे लगा सब ठीक हो गया, पर वो शांति तूफान से पहले वाली शांति थी। एक दिन सुबह से ही विद्या जी के घर से अजीब सा कोलाहल सा सुनाई दे रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि उनके बंगले में सांप निकल आया होगा, क्योंकि उस इलाके में अक्सर ऐसा ही हुआ करता था। पर ये आवाज़ें कुछ अलग थीं, कमला के रोने की और विद्या जी के चिल्ला चिल्ला कर डांटने की। मैंने फिर भी सोचा कि शायद कमला के घर वाले ने ज़्यादा शराब पीकर कुछ दंगा कर दिया होगा। तभी कमला की छोटी बेटी घबराई दौड़ती हुई आई। आप जल्दी चलिए, आप जल्दी चलिए, अम्मा आपको बुलवा रही है, हम लोगों को घर से निकाला जा रहा है। मेरे वहाँ पहुँचते ही कमला का रोना और तेज हो गया और विद्या जी का चिल्लाना भी। पता करने में पता चला कि मामला कुछ इस तरह का था। कमला विद्या जी के घर में किचन का काम कर रही थी और उसके खुद के घर में बड़ी बेटी जमुना दाल पका रही थी। दाल में नमक तो डाल दिया था, पर हल्दी उनके घर में ख़त्म हो गई थी। उसने वहीं से अपनी माँ को आवाज़ की कि हल्दी नहीं है। कमला ने छोटी बेटी विंती को बुलाकर थोड़ी सी हल्दी विद्या जी की मसालदानी से निकालकर खिड़की के रास्ते विंती के हाथ में दे दी। छोटी विंती के हाथ भी छोटे छोटे और खिड़की भी कुछ ऊंची सी थी, अतः इस छोटे से लेन देन में कुछ हल्दी खिड़की के समतल स्थान पर गिर गई। कमला ने ध्यान नहीं दिया। विद्या जी जब किचन में आई और संयोगवश उनकी नज़र खिड़की की मुंडेर पर कुछ हल्दी बिखरी सी दिखी, तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। कमला ने लाख माफ़ी मांगनी चाही, पर वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैंने मामले को शांत करने की कोशिश करी, पर विद्या जी बोली, नहीं, मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं हूँ। बात भले ही जरा सी हल्दी की है, पर इससे बहुत बड़ा विश्वास टूट गया है। मैंने पहले ही कहा था, तुमको कुछ भी चाहिए मेरे से मांगो, मैं ना नहीं करूँगी। आखिर क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और अब मैं तुम लोगों को और सहन नहीं कर सकती। तुम मेरा आउट हाउस आज ही खाली करो। मुझे लग गया कि वो 500 रुपये के नोट से इस थोड़ी सी हल्दी को जोड़ा जा रहा है। नोट की चोरी का कोई प्रमाण नहीं था, पर इस जरी मरी सी हल्दी का तो सामने था। कमला ने मान भी लिया था। तभी मैंने देखा कि उनके सास ससुर दोनों बाहर आए। बाहर की गर्मा गर्मी देखकर तुरंत वापस कमरे में चले गए। उन लोगों के परिवार की यही विशेषता थी कि कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता था। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी, पर विद्या जी नहीं मानी। उसी दिन शाम को मैंने देखा कि कमला के घर के आगे एक खड़खड़ा खड़ा हुआ था। खड़खड़ा उन दिनों एक तरह की घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, जो सवारी और सामान दोनों को ही ढोने का काम करती थी। कमला की सारी गृहस्थी उस पर लाद दी गई।
मेरा मन उदास हुआ ये देखकर और आश्चर्य भी हुआ कि 5 अदद लोगों का सामान सिर्फ एक छोटे से खड़खड़े में आ गया। कमला मुझसे विदा लेने आना चाहती थी, पर उसने अपने कदम वापस लौटा लिए। सिर्फ धीरे से हाथ ऊपर करके हिला के नमस्ते कर दी। शायद उसने ये अनुमान लगा लिया था कि अगर वो मुझसे मिलने आएगी तो मेरी और विद्या जी की दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। 2-3 हफ्ते बाद एक दिन हमेशा की तरह विद्या जी मेरे घर पे चाय पी रही थीं, तो अचानक बोली, मेरी एक रिक्वेस्ट है। पूजा को ये बात नहीं पता होनी चाहिए, वरना वो पता नहीं क्या सोचेगी। तुम बस उसको ये बोल देना कि कमला लोग अपने गांव वापस लौट गए हैं। एक पूजा ही है जो कमला को पूछ सकती है, वरना मेरे हस्बैंड वो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, एकदम रोबोट है, रोबोट। घर में इतनी बड़ी बात हो गई, मेरा काम इतना बढ़ गया है, पर मजाल है इस इंसान ने पलटकर एक बार भी पूछा हो कि क्या हुआ है। मुझे लगा कि इस पूरे प्रकरण में विद्या जी और कमला की तकलीफें भले ही अलग अलग हों, पर उनका मैग्नीट्यूड एक ही था। कमला के जाने के बाद कुछ ही दिनों में विद्या जी के आउट हाउस में एक नया परिवार आ गया। विद्या जी उनको कभी समझाकर कभी डांटकर अपने मन लायक कामधाम सिखाने लगी। कमला के जाने के तुरंत बाद ही विद्या जी के सास ससुर अपने घर वापस लौट गए। हालांकि जब वो आए थे तो ये सोचकर आए थे कि पूरी सर्दी यहीं गुजारेंगे, पर कमला के जाने के बाद उनकी विजिट इतनी कंफर्टेबल नहीं थी जितनी कि पहले हुआ करती थी। विद्या जी के आगे तो कोई भी कमला का नाम तक लेने से डरता था, क्योंकि उसका नाम सुनते ही विद्या जी का मूड बिगड़ जाता था। एक दिन मैं और विद्या जी उनकी कार से शॉपिंग करने के लिए शहर के बड़े शॉपिंग सेंटर में गए। खूब तरह तरह के सामान खरीद कर थक हार कर हम लोग वापस लौटे। थोड़ा आराम करने के बाद सारे पैकेट वापस खोल कर देखे, खुश हुए, फिर खर्च हुए पैसे का हिसाब लगाना शुरू किया। विद्या जी परेशान हो गई क्योंकि हमें पैसों का पूरा हिसाब नहीं मिल रहा था। बार बार याद करके हम लोग थक गए कि इतना ज़्यादा पैसा आखिर कहाँ खर्च हो गया। अचानक मुझे याद आया कि रास्ते में कार के पेट्रोल की टंकी पूरी भरवाई गई थी। ये याद आते ही विद्या जी ने राहत की सांस ली। मैंने बस ऐसे ही कह दिया, अक्सर हम लोग पैसे खर्च करके भूल जाते हैं और परेशान होते हैं। इतना सुनना था कि विद्या जी बहुत ही अलग बात बोलने लगी जो मुझे हैरान करने वाली थी। वो बोली, कमला मेरे बैग से पैसे निकालती थी ये तो पक्का नहीं है, पर हल्दी वाली बात तो पक्की थी। मुझे मौका मिल गया उसको बाहर करने का, क्योंकि उसके कारण मेरे घर में मेहमान बहुत आने लगे थे। अब मेहमानों की जोरदार सेवा तो वही करती थी, बदले में वो लोग उसे खूब टिप देते थे। मेरी फ्रीडम खत्म होती जा रही थी। मेहमान घर में रहने से मेरा घर से निकलना बंद हो गया था। बस मेहमान को ही एंटरटेन करते रहो। कभी चाय बन रही है, कभी खाना बन रहा है, कभी चाय बन रही है, कभी खाना बन रहा है। एक दिन डैडी जी के मुंह से निकल ही गया था कि कमला ने ही फोन करके जिद करके उन लोगों को यहाँ बुलवाया था। उसकी इतनी हिम्मत! तभी से मैंने सोच लिया था कि बात हद से आगे बढ़ रही है, अब कमला को हटना होगा। ये कह के विद्या जी मेरी ओर देखने लगी। उन्हें आशा थी कि हर बात की तरह मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी, पर इस बार मैंने चुप रहना ही उचित समझा। करीब 6 महीने बाद की बात है। मैं और मेरे पति कार में कहीं जा रहे थे। शहर के बाहर रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने के कारण कार रोककर इंतजार करते समय मैं इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। सड़क के बगल में ही एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। तभी काम करते मजदूरों में एक कमला जैसी दिखी। कमला जैसी क्या, वो तो कमला ही थी। मैं तुरंत कार से उतर पड़ी। कमला भी मेरे पास आ गई। उसने मेरा हालचाल पूछा, विद्या जी का नहीं पूछा। मेरे पूछने पर उसने अपनी आप बीती बताई कि वहाँ ये लोग दिन दहाड़ी पे काम करते थे। घर वाला तो उसका पता नहीं कहाँ भाग गया था। बेटियों की पढ़ाई छूट गई थी। बनती बिल्डिंग के पास ही अस्थाई बनी झोपड़ियों में वो अपनी बेटियों को लेकर रह रही थी। मेरे मन में आया कि बाप भले ही जिम्मेदारी से भाग जाए, पर माँ ऐसा नहीं कर सकती है। कार पहचान कर उसकी तीनों बेटियां भी दौड़ के आ गईं। मैंने उनको प्यार किया, बातें करी। तभी कमला ने जमुना से पूछा, शाम हो गई है, खाना चढ़ा दिया क्या? यहाँ बिजली नहीं है, रात होने से पहले ही खाना बना लो वरना परेशानी होगी। जमुना बोली, अम्मा हल्दी मिर्च दोनों का डब्बा खाली है, पैसा देकर विनती से मंगा लो जरा। कमला कमर में खोसे हुए बटुए से पैसा निकालते हुए बोली, उस दिन अगर बगैर हल्दी के दाल खाली होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। कमला का परिवार, जो मेरे खुद के परिवार से कुछ ही मीटर की दूरी पर इतना फल फूल रहा था, आज इतनी अधिक गरीबी से ग्रस्त था। ये देखकर मुझे बहुत अधिक अफसोस हुआ।
आखिर मैं क्या कर सकती थी? एक अजीब सी विचलन और भारी मन के साथ मैं अपने कार की ओर वापस लौटी और आके मैंने कार का दरवाज़ा बंद किया। ट्रेन अभी तक नहीं आई थी और हम लोग बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे। फिर जो मैंने अगला कदम उठाया उसके लिए विद्या जी ने मुझे आज तक माफ़ नहीं किया है और मेरी उनसे बातचीत सालों से बंद है। मैंने अपने हैंडबैग में रखा हुआ एक पेन, एक डायरी और एक कागज़ का टुकड़ा निकाला। उस कागज़ पर मैंने विद्या जी की बहन पूजा का दिल्ली का फ़ोन नंबर लिखा और बाहर जाकर कमला के हाथ में दिया। ये लो कमला, ये है तुम्हारा और तुम्हारी इन 3 बेटियों का भविष्य। अब आगे की तुम जानो। काफ़ी साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने बरामदे में बैठकर चाय पीते हुए लोकल अखबार पढ़ रही थी। सबसे पीछे वाले पेज पर एक खबर थी जिसने मुझे चौंका दिया। रिक्शे वाले की लड़की का चयन अमेरिका की यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप के साथ। मैंने जब खबर को ध्यान से पढ़ा तो लड़की का नाम था जमुना और उसकी माँ का नाम था कमला। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज की कहानी थोड़ा अधिक लंबी है। अगर आपको इस तरह की लंबी कहानियाँ पसंद हैं तो हमें कमेंट में बताइए और अगर आप छोटी कहानियाँ पसंद करते हैं तो वो भी बताइए। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।